नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय नारायण तिवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर एम.एड विभाग, शिक्षा संकाय संत तुलसीदास पीजी कॉलेज, कादीपुर, सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश। प्रिय विद्यार्थियों, शिक्षा में अनुसंधान, रिसर्च इन एजुकेशन, इस प्रकरण के अंतर्गत अब तक हमने क्या सीखा, समस्या का चयन कैसे किया जाए, समस्या के क्षेत्रों की पहचान कैसे की जाती है, समस्या को परिभाषित कैसे किया जाता है, उद्देश्यों को निर्धारित कैसे करते हैं, समस्या के आधार पर परिकल्पना अर्थात उसके निर्माण की विधि कैसे होती है, उसके समाधान को हम कैसे करते हैं, परिकल्पना के पहचानने के क्षेत्रों को बताया गया, परिकल्पना कितने प्रकार की होती है, परिकल्पना को कैसे लिखा जाता है। इन सारी चीजों के विषय में हमने पिछले वीडियो में देखा और उसी में हमने ये भी देखा कि जो चर होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, इन चरों की भूमिका क्या होती है, ये चर होते क्या हैं, चरों के प्रकार क्या होते हैं, स्वतंत्र चर क्या होता है, आश्रित चर क्या होता है, रिलेवेंट प्रासंगिक चर क्या होते हैं, अंतःनिर्भर चर क्या होते हैं, परस्पर एक दूसरे पर प्रभाव डालने वाले कौन कौन से चर होते हैं, या इन चरों को अब हम नियंत्रित कैसे करें। जब कोई शोध कार्य करना है, जो हमारी परिकल्पना बनी हुई है, अपने उस परिकल्पना को साकार करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, जिससे प्रयोगकर्ता का पूरा नियंत्रण अपने उस शोध पर, अनुसंधान पर दिखाई पड़े। कहीं ऐसा न हो कि प्रयोगकर्ता प्रयोग करते समय अपनी परिस्थितियों पर, अपने उस सीक्वेंस को लेकर के कोई घबराहट ना आ जाए। इसलिए कभी कभी जब चरों को हम देखते हैं, जो वेरिएबल्स होते हैं, जिनका प्रभाव कभी ऐसा होता है कि हम जैसा चाहते हैं उस प्रकार से कार्य नहीं होता है, ऐसी स्थिति में उसको नियंत्रण करना बहुत ही आवश्यक होता है। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको हमारे ज्ञान विज्ञान से संबंधित, रिसर्च से संबंधित, तकनीकी से संबंधित, स्टैटिक्स से संबंधित या तमाम प्रकार के विषय शिक्षण की जिनकी आवश्यकता एक शिक्षक के लिए आवश्यक है, एक छात्र के लिए आवश्यक है, एक व्यक्ति के लिए आवश्यक है, उन समस्त चीजों को आप जान सकें, समझ सकें। इसलिए शिक्षक ही राष्ट्र का निर्माता होता है। उसको एक मनोवैज्ञानिक रूप में भी होना चाहिए, वह छात्रों की रुचि को पहचान सके, देख सके, उसे एक अच्छे रिसर्चर, अनुसंधानकर्ता के रूप में भी होना चाहिए, जिसके आधार पर वह अपने उन चीजों को लोगों तक, समस्याओं का समाधान करने में समर्थ हो सके। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए जरूरी है। उसको आप कर लेंगे तो इस तमाम प्रकार की चीजें आपको सुलभता के साथ मिलती रहेंगी। तो अब हम ये बताएंगे कि जो चर होते हैं, इन चरों पर नियंत्रण कैसे करता है, कैसे कंट्रोलिंग ऑफ वेरिएबल्स होता है। तो चरों में तीन प्रकार से मुख्य रूप से आपको बताया गया, एक स्वतंत्र चर, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट और स्वतंत्र, आश्रित एवं प्रासंगिक। तो जो स्वतंत्र चर होता है, जो एक तरह से इंडिपेंडेंट होता है, ऐसे चरों को आप देखेंगे कि ये एक तरह से स्टिमुलस का काम करते हैं। ऐसे चर शोध में, अनुसंधान में, परिकल्पना की सिद्धि में एक उद्दीपन कार्य करते हैं, जिसके आधार पर हम कार्य को आगे बढ़ाते हैं। और जो उसका आश्रित चर होता है, जिस पर हमें रिस्पांस को लेना है, वह रिस्पांस वाला चर जो होता है, जो अनुक्रिया करता है, प्रतिक्रिया करता है, उसका प्रतिफल हमें देता है, उसी को हम आश्रित चर अर्थात डिपेंडेंट वेरिएबल्स मानते हैं। तो मुख्य रूप से दो चर, आश्रित और स्वतंत्र। इन कभी कभी हम देखते हैं कि आश्रित चर और स्वतंत्र चर के विषय में तमाम प्रकार की हमारे अंदर होता क्या है, किसे हम आश्रित माने, किसे स्वतंत्र चर माने। तो आप इस चीज को अच्छी तरह समझ लें कि शोध की भाषा है, जिसमें हम इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा व्यवहारिक रूप में आ जाएं, अपने परिवार में आ जाएं, अपने मित्रों के बीच में आ जाएं, तमाम प्रकार की प्रतिदिन समस्याएं होती हैं। जैसे परिवार की समस्याएं हैं, उसमें भी समायोजन की समस्याएं हैं, उसमें लोगों को एक साथ लेकर के चलने की समस्याएं होती हैं। मित्र हैं, 10 लोग साथ में आपके मित्र व्यवहार रखते हैं, सबकी रुचियां अलग अलग हैं, सबके कार्य करने की प्रणाली अलग अलग है, सबकी सोच अलग होती है। फिर भी ऐसे लोगों में कैसे सामंजस्य बनाया जाए। तो जो मित्र हैं, जो आपके साथी हैं,
जो माता पिता हैं या परिवार के लोग हैं, ऐसे लोग हमेशा आश्रित चर होते हैं। इनको हम डिपेंडेंट वेरिएबल्स ग्रुप में मानते हैं, क्योंकि आश्रित चरों को बदला नहीं जाता। आश्रित चर हमेशा वही होते हैं जिस पर हम अपनी प्रक्रिया को देखना चाहते हैं, और जो स्वतंत्र चर होता है, जैसे उनकी रुचि को देखना है, हम रुचियों के अनुसार कभी खेल से संबंधित, कभी मनोरंजन से संबंधित, कभी साहित्य से संबंधित, कभी शिक्षा से संबंधित, कभी सामाजिक चीजों से संबंधित, अगर गतिविधियों को उनके सामने रखते हैं तो उसके आधार पर उन परिवार के सदस्यों या मित्रों में किस प्रकार का रिएक्शन होता है, किस प्रकार से वे अपना रिस्पांस देते हैं, उसके विषय में वो क्या सोचते हैं, क्या प्रतिक्रिया देते हैं। तो जब हम इन दोनों को परस्पर निर्भर करते हैं, एक दूसरे से जोड़ते हैं, तब हमें मालूम होता है कि स्वतंत्र चर की जो प्रक्रिया होती है वह प्रयोगकर्ता के ऊपर, माने जो प्रयोग जो है, जो प्रयोग करता है उसके ऊपर पूरी तरह से आश्रित होती है। वह जैसा चाहे अपने उन स्वतंत्र चरों की मात्रा को घटा सकता है, बढ़ा सकता है, और उसके आधार पर आश्रित चरों के रिस्पांस को प्राप्त कर सकता है। जैसे बच्चे पढ़ रहे हैं, शिक्षक उनको पढ़ा रहा है, लेकिन उनके अंदर जो अधिगम करने की क्षमता, जो सीखने की क्षमता है, वह उतनी अधिक प्रभावशाली नहीं हो पा रही जितना वह चाहता है। अब शिक्षक क्या करता है, वह एक नियम बनाता है कि अगर हम इनको पुरस्कार देते हैं, अवार्ड देते हैं, तो उस अवार्ड के आधार पर बच्चों में सीखने की जो ललक है, जो इच्छा है, वह बढ़ेगी, और ऐसे बच्चे जो पुरस्कार को प्राप्त कर लेंगे वे और अधिक तन्मयता से सीखेंगे। जो बच्चे अभी पुरस्कार नहीं प्राप्त किए हैं उनको थोड़ा सा और उत्साहित किया जाए, उनके अंदर थोड़ा सा और प्रेरणा भरी जाए, ऐसे बच्चे भी उस पुरस्कार को प्राप्त करने के लिए निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। तो जो पुरस्कार और अधिगम की क्षमता, माने पुरस्कार के आधार पर सीखना संभव हो सकता है। एक चर पुरस्कार होता है और दूसरा चर सीखना होता है। एक चर पुरस्कार या एक तरह से आपका देखें तो स्वतंत्र चर है। उन पुरस्कारों की संख्या को बढ़ा करके हम वही छात्र को नहीं बदलेंगे, जो छात्र हमारे क्लास के हैं उन्हीं छात्रों में हम प्रतिक्रिया को देखते हैं कि कितने अधिक लोग उसमें समावेशित होते हैं, कितने लोग उसमें भागीदार होते हैं, कितने छात्र उसमें पुरस्कार को प्राप्त करने में समर्थ होते हैं। तो स्वतंत्र चर माने पुरस्कारों की संख्या को घटा बढ़ा करके हम आश्रित चर अर्थात छात्रों के अंदर उनकी जो रुचि है, उनकी जो बुद्धि है, उनकी जो उपलब्धि है, ऐसी समस्त चीजों को, जो सृजन शक्ति है, को ज्ञात कर सकते हैं, उसको अच्छी तरह से जान सकते हैं, उनकी मेधा शक्ति को बढ़ा सकते हैं। तो कहने का प्राय है कि अगर दो चरों के विषय में जानकारी हो जाए कि स्वतंत्र चर क्या होता है और उस पर आश्रित चर क्या होता है, स्वतंत्र चर का आश्रित चर पे किस प्रकार का प्रभाव पड़ रहा है, इन्हीं दोनों चरों के बीच में कैसा संबंध है, क्या कोरिलेशन है, इनकी इक्वलिटी क्या है, इनकी एक तरह से देखा जाए तो विषमता क्या है, इन तमाम चीजों को हम एक अनुसंधान के द्वारा, एक शोध के द्वारा जान सकते हैं। लेकिन शोध की समस्याओं में जो समस्याओं का निदान करने के जो परिकल्पनाओं का निर्माण होता है, परिकल्पना का प्राय होता है, उस समस्या के समाधान के लिए जो एक प्रस्तावित उत्तर तैयार किया जाता है, मार्ग बनाया जाता है, विधि बनाई जाती है, जो प्रारूप तैयार किया जाता है, जिस पर चल करके हम कार्य को करना चाहते हैं, वो परिकल्पना की सिद्धि हम कैसे करेंगे, उसमें जो प्रयुक्त होने वाले जो चर हैं, वस्तुएं हैं, उन्हीं वस्तुओं को हम प्रभाव के रूप में लेते हैं, एक प्रतिक्रिया के रूप में लेते हैं, जिसको हम वेरिएबल्स कहते हैं, जिनको हम एक गुण कहते हैं, जिनको एक राशि के रूप में भी जानते हैं। तो ऐसे चरों की भूमिका क्या हो सकती है। तो आइए हम प्रासंगिक चरों का नियंत्रण अर्थात प्रासंगिक चर क्या होते हैं, तो सबसे पहले इसको जानने का प्रयास करेंगे। जो आपका स्वतंत्र चर होता है, स्वतंत्र चर अर्थात जिसको आप घटा बढ़ा सकते हैं अपने अनुसंधान के लिए, अपनी उस समस्या के समाधान के लिए, निदान के लिए, जिन की संख्या को घटाते बढ़ाते हैं उन्हें हम प्रासंगिक या रेलिवेंट वेरिएबल्स कहते हैं। प्रासंगिक चर ये आश्रित चर को ही प्रभावित करते हैं। प्रासंगिक चर सदैव आश्रित चर को प्रभावित करते हैं, क्योंकि जो हमें रिस्पांस लेना है वह आश्रित चर पर लेना है, और जो कार्य करना है जिसके द्वारा वह हमारा क्या है, स्वतंत्र चर है। तो स्वतंत्र चरों को सदैव प्रासंगिक चरों पर डिपेंड करना चाहिए, अर्थात प्रासंगिक चर उससे संबंधित जो भी स्वतंत्र चर हैं, ऐसे चरों को जिसके प्रसंग में, जिसके सापेक्षता में हम
आश्रित चरों के रिस्पांस को ग्रहण करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे प्रासंगिक चरों पर हम नियंत्रण कैसे करें। जैसे अगर अधिक पुरस्कार की मात्रा बढ़ाते जा रहे हैं तो हो सकता है हमारी कठिनाई बन जाए। आज हमने इतना पुरस्कार दिया, कल और देना पड़ेगा, परसों और देना पड़ेगा। हमने दिन प्रतिदिन अगर इस तरह से हम करते जा रहे हैं तो हमारे ऊपर खर्च भी आ सकता है। और बच्चों के अंदर ऐसा भाव हो सकता है कि अगर पुरस्कार तभी हम पढ़ेंगे, तभी सीखेंगे। तो इस प्रकार की चीजों में जो कुछ बुराइयां आने वाली हैं उनको भी कंट्रोल करना, उन्हीं को नियंत्रित करना है। इसीलिए कहा जा रहा है कि प्रासंगिक चरों का नियंत्रण कैसे करना चाहिए। हम इसी विधि को आज लेकर के आएंगे, जो कि विधि बहुत अच्छी है। ये जो मैटर आपका टॉपिक जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें अनेकों प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, आप देखेंगे। यूजीसी नेट के लिए, आप टीजीटी पीजीटी अगर एजुकेशन तैयारी कर रहे हैं उसके लिए, टेट के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो कभी कभी ऐसी चीजों को पूछा जाता है जिसको हम बहुत ही हल्के में लेते हैं और जिसका परिणाम होता है हम उसको समझ नहीं पाते, तमाम प्रकार के प्रश्नों को गलत करके चले आते हैं। तो यहां पर क्या देखना है कि जो रेलिवेंट वेरिएबल्स हैं, प्रासंगिक चर हैं, उन पर हम नियंत्रण कैसे करें। अगर प्रयोगकर्ता अपने उन्हीं चीजों पर नियंत्रण नहीं कर सकता है जिसको वह लागू करके, जिनका प्रयोग करके वह उस समस्या का समाधान करने के लिए परिकल्पना के अनुसार कार्य कर रहा है, तो जो भी कार्य करे वह प्रयोगकर्ता के नियंत्रण में ही होना चाहिए। वह जिस चीजों को रखना चाहता है, जिन लोगों को रखना चाहता है, जिस प्रकार की उनसे रिएक्शन लेना चाहता है, ये सारी चीजें एक प्रयोगकर्ता के नियंत्रण में होना जरूरी है। इसलिए जो प्रयोज्य होता है वह सदैव प्रासंगिक चरों को, अर्थात अपने उस परिकल्पना की सिद्धि के लिए उसके जो चर हैं, उसमें जो रेलिवेंट फैक्टर्स हैं, ऐसे कारकों को, ऐसे चरों को कैसे नियंत्रित करें, उसके विषय में हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। आप देखेंगे एक चार्ट बना हुआ है जिसमें 3 चीजें दिखाई गई हैं, अर्थात जो प्रासंगिक चर होते हैं इनके मूल रूप से 3 वर्ग होते हैं। पहला वर्ग होता है प्रयोज्यजन्य, जिसे हम कहते हैं सब्जेक्ट रेलिवेंट। दूसरा चर जो होता है परिस्थितिजन्य, जिसे हम सिचुएशन रेलिवेंट कहते हैं। तीसरा चर होता है अनुक्रमजन्य, जिसे हम सीक्वेंस रेलिवेंट कहते हैं। तो 3 वर्ग होते हैं चरों के, प्रासंगिक चरों के, सब्जेक्ट, सिचुएशन और सीक्वेंस रेलिवेंट। प्रत्येक जो वर्ग है, इन्हीं वर्गों में जो चर हैं, प्रासंगिक चर हैं, इनका नियंत्रण हमें कैसे करना है। तो इसमें भी आप देखेंगे प्रत्येक वर्ग में, चाहे प्रयोज्यजन्य हो या परिस्थितिजन्य हो या अनुक्रमजन्य हो, इसकी कंट्रोलिंग के जो मेथड होते हैं वे 2 प्रकार के होते हैं। एक तो जो समान समूह होते हैं, एक समूह अविकल्प होता है, माने जो वन ग्रुप डिजाइन होता है। दूसरा होता है भिन्न समूह अविकल्प, अर्थात वेरियस ग्रुप अविकल्प माने डिजाइन। अब हमें क्या करना है कि एक समूह अविकल्प और भिन्न समूह अविकल्प, माने अगर एक समान हमारे जो चर हैं उनको देखना है और जो भिन्न समूह के चर हैं इन दोनों में किस प्रकार से बैलेंस बनाना है, नियंत्रण करना है, कंट्रोलिंग करना है। ठीक यही चीजें आप देखेंगे तो परिस्थितिजन्य और अनुक्रमजन्य में भी पाया जाता है। जैसे आप देखिए जो अनुरूप परिस्थितियां होती हैं, परिस्थितिजन्य में जो अनुरूप परिस्थितियां हैं, क्या मैच्ड कंडीशंस, यहां पर क्या था, यानी यहां पर प्रासंगिक चरों को हम एक समूह और भिन्न समूह में दिखा रहे हैं। परिस्थितिजन्य में प्राय होता है कि जो मैच्ड कंडीशंस होती है, माने प्रयोजकर्ता की जो परिस्थितियां बनती हैं, जो उस समय की सिचुएशन होती है, जो उसका वातावरण होता है, जिस पर वह कार्य करने के लिए आगे बढ़ रहा है, उसके अनुकूल है या नहीं है, उसमें भी एक समूह और भिन्न समूह अर्थात 2 ग्रुप बना करके वर्गीकृत करके इसे, इन चीजों को वह नियंत्रित कर सकता है, अपने चरों को नियंत्रण में ले सकता है। इसी तरह से अनुक्रमजन्य, सीक्वेंस रेलिवेंट, ये जो तीसरा वर्ग है, यहां पर भी आप देखेंगे तो मूल रूप से एक समूह और भिन्न समूह के अविकल्प के द्वारा हम इन चीजों पर नियंत्रण करने की विधियों को लागू कर सकते हैं। अर्थात विधियों से मतलब होता है कि जो एक समूह अर्थात एक समान समूह के जितने भी चर हैं उनको एक तरफ कर लो, उस पर हम नियंत्रण कैसे करेंगे। एक भाग यह हो जाएगा, दूसरा भाग हो जाएगा कि जो समूह भिन्न भिन्न वाले हों, अर्थात अनेकों प्रकार के, जिसमें व्यतिक्रम हो, कई आयु के लोग हों, कई लिंग वाले हों, स्त्री पुरुष के रूप में हो, बालक बालिका के रूप में हो, या कोई जो उम्र में भी भिन्नता है, कोई बालक है, कोई जुआ है, कोई प्रौढ़ है, कोई वृद्ध है। अगर हम इस प्रकार के समस्त लोगों को रखते हैं तो क्या होगा, भिन्न समूह होगा
और एक समूह कपड़ा होता है कि समान वर्ग वाले, आयु वाले, लिंग वाले ऐसे लोगों को एक साथ रखते हैं तो एक समूह वाले होंगे। भिन्न समूह का प्राय होता है जिसमें हम अनेकों प्रकार से उनकी रुचि के आधार पर, उनकी आयु के आधार पर, उनकी बुद्धि लब्धि के आधार पर, उनकी उपलब्धि के आधार पर, उनकी सृजन शक्ति के आधार पर, उनके व्यक्तित्व के आधार पर, अगर इस तरह से कई प्रकार के भाव हैं, कई प्रकार के चर हैं, कई प्रकार के लोग हैं, तो उनमें हम जो भिन्नता है उसको कैसे नियंत्रित करेंगे। तो आपने क्या देखा, यानी जो प्रासंगिक चर होते हैं ये मूल रूप से 3 प्रकार से होते हैं। पहला वर्ग होता है प्रयोज्यजन, जिसे हम सब्जेक्ट रिलेवेंट कहते हैं। दूसरा होता है परिस्थितिजन, जिन्हें हम सिचुएशन रिलेवेंट कहते हैं। और तीसरा होता है अनुक्रमजन, जिसे हम सीक्वेंस रिलेवेंट कहते हैं। अब एक एक करके हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे प्रयोज्यजन या सब्जेक्ट रिलेवेंट जो चर होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, इन चरों को हम कैसे नियंत्रित करेंगे। तो चरों का नियंत्रण अर्थात जो कुछ भी स्वतंत्र चर का आश्रित चर पर रिस्पांस है, उस रिस्पांस में कोई गड़बड़ी ना होने पावे, कोई आधिक्य ना होने पावे, कोई न्यूनता ना आने पावे, इन चीजों को कंट्रोल करना है। इसी पर हमें नियंत्रण करना है, इसी को बैलेंसिंग करना है। अब इसके लिए क्या है, जैसे एक समूह अवकल और भिन्न समूह अवकल, अर्थात यहां पर समान समूह है, यहां पर भिन्न समूह है। तो समान समूह में हम देखेंगे जैसे एक समूह अवकल में क्या है, प्रासंगिक चर स्वतः ही नियंत्रित होते हैं, अर्थात एक समान आयु वर्ग के लोग हैं। तो वहां पर क्या है, वे इन चीजों को सीखने में, समझने में बुद्धि का प्रयोग करते हैं, एक दूसरे से अच्छी तरह से वे प्रभावित होते हैं, इसलिए वे अपना नियंत्रण स्वयं करते रहते हैं। एक दूसरे के द्वारा वो खुद नियंत्रित होते हैं कि तुम इस रास्ते पर मत जाओ। वो अपने आप कंट्रोलिंग करने की क्षमता रखते हैं और एक दूसरे को सुझाव देकर के स्वयं भी और दूसरों को भी अपने नियंत्रण में लेकर रखते हैं। इसी तरह से जैसे तमाम छात्र हैं, परीक्षा देना है, कहा जाए कि शांति पूर्वक परीक्षा दो, तो अगर एक समान एक ही परीक्षा में सब लोग बैठे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, एक समूह अवकल। यानी प्रत्येक बच्चे के लिए एक ही अनुशासन है, एक ही मानदंड है, एक ही पैरामीटर है, एक ही प्रकार के जो प्रश्न पत्र हैं, तो सबको एक समान चलना है। सबके अंदर क्रिएटिव एक्टिविटी को हमें देखना है, जांचना है, उनकी उपलब्धि क्या है, उनकी श्रेष्ठता क्या है, उनकी बुद्धिमत्ता कैसी है, उनकी उपलब्धि कैसी, उनके अंदर विचारों को सृजन करने की, सोचने की शक्ति कैसी है। तमाम चीजों को लेकर के जो हम अनुभव के चीजों को उनके द्वारा प्राप्त करना चाहते हैं, वे सारी चीजें एक समान अवकल के रूप में रहती हैं। और उन समस्त लोगों को नियंत्रण करने के लिए एक परीक्षा प्रणाली, चाहे वो वस्तुनिष्ठ हो, चाहे वह एक तरह से देखा जाए तो डिस्क्रिप्टिव हो। अगर एक प्रकार की व्यवस्था है, एक ही प्रकार का चर का प्रावधान, एक ही प्रकार की वह मानदंड परीक्षा, जिसके आधार पर हमें समस्त परीक्षार्थियों की बुद्धिलब्धि को लेना है, उनकी उपलब्धि को देखना, उनकी रुचि को देखना, उनकी अभिव्यक्ति की क्षमता को देखना है। हम एक प्रकार के अवकल्प से, एक ही समूह अवकल्प से उसको हम नियंत्रित कर सकते हैं। और ऐसे नियंत्रण की जो विधि होगी उसे हम कहेंगे एक समूह अवकल्प विधि। प्रासंगिक चर स्वतः ही नियंत्रित होते हैं। दूसरा होता है भिन्न समूह अवकल्प। भिन्न समूह अवकल्प में क्या होता है, यानी जिसमें भिन्नता हो, वेरियस हो, डाइवर्सिटी हो, ऐसे समूहों में हम किस प्रकार की डिजाइनिंग करते हैं, किस प्रकार से उसको कंट्रोलिंग करने के लिए वेरियस को आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे यह जो होता है अनुरूप समूह होता है और दूसरा होता है समूहों का आकस्मिकरण। यानी जो भिन्न समूह अवकल्प होता है इसको हम 2 प्रकार से कंट्रोल करते हैं, अर्थात 2 प्रकार को बना लेते हैं, एक अनुरूप समूह और दूसरा समूहों का आकस्मिकरण। अनुरूप समूह का प्रावधान है मैच्ड ग्रुप, अर्थात इनकी मैचिंग बनाते हैं, इनका एक पेयर बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं, जिसके आधार पर उन समान चरों को एक साथ और असमान चरों को एक साथ करने का प्रयास करते हैं। तो अनुरूप समूह में माने मैच्ड ग्रुप में क्या होता है, इसमें मैचिंग की जाती है कि कितने समान है, कितने असमान है। दूसरा जो इसमें अवकल्प समूह का जो भाग होता है, नियंत्रण की विधि होती है, वह है समूहों का आकस्मिकरण, अर्थात रैंडमाइज्ड ऑफ ग्रुप। रैंडमाइज का प्रावधान आकस्मिकरण करना, यानी उनको अपनी स्वेच्छा के आधार पर या दृढ़ता के आधार पर किस प्रकार से हम उनके सीक्वेंस को एक साथ क्रम देंगे, किस प्रकार से उन पर हम नियंत्रण करेंगे, उनके रिस्पांस को लेंगे। तो जैसे
इसका नाम आकस्मिकरण, रैंडोमाइज्ड या यादृच्छिकता क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस पर प्रयोगकर्ता का पूरी तरह से पकड़ होती है, वह उसके नियंत्रण होता है। प्रयोगकर्ता कभी कभी रैंडम में क्या करता है, अगर संख्याएं ज्यादा हो तत्काल में उसे कार्य करना है, वह अपनी इच्छा के अनुरूप उन प्रक्रियाओं को लागू करता है जिसके आधार पर उसको रिस्पांस लेना है, कार्य की सिद्धि करना है। इसीलिए इसे आकस्मिकरण भी कहा जाता है, इसे यादृच्छिक भी कहा जाता है, इसे रैंडमाइज्ड भी कहा जाता है। अब देखेंगे कि इस आकस्मिकरण या रैंडमाइज्ड ग्रुप अगर है तो उसमें हम चरों का नियंत्रण कैसे करते हैं। देखिए, स्वतंत्र चर के समस्त मूल्यों पर उपयुक्त चर को स्थिर रखना, इसका प्रयोग होता है कि जो चर हमारे हैं, जो स्वतंत्र चर और आश्रित चर हैं, तो स्वतंत्र चर पर तो हमारा नियंत्रण होता, आश्रित चर पर हमारा नियंत्रण नहीं होता है। लेकिन स्वतंत्र चरों के आधार पर आश्रित चर के नियंत्रण को हम बना सकते हैं। जैसे तमाम लोगों को भूख लगी है, भोजन देना है, तो भूख तो व्यक्ति को लगी, हम व्यक्ति को बदलेंगे तो उसकी भूख खत्म नहीं होगी, बल्कि भूख तो उसकी बनी हुई है। हमें करना क्या है? स्वतंत्र चर अर्थात जो भोजन सामग्री है उसकी उपलब्धता देना है। अगर हम भोजन को देते हैं, उसमें भी अनेकों प्रकार की चीजों को देते हैं, अगर एक समान चीजें नहीं सबके लिए उपलब्ध हैं तो हम भिन्न भिन्न चीजों को देकर के लोगों को संतुष्ट कर सकते, उनकी पिपासा को, क्षुधा को शांत कर सकते हैं। तो कहने का प्राय है कि जो स्वतंत्र चर है अर्थात जो उद्दीपन का कार्य कर रही है, जिसके आधार पर हम उनकी क्षुधा को, उनकी पिपासा को, उनकी जिज्ञासा को शांत कर सकते हैं, कहते हैं ऐसे चर के समस्त मूल्यों पर उपयुक्त चर को स्थिर रखना। यानी जो स्वतंत्र चर है, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, ऐसे वेरिएबल्स को उपयुक्त चर को स्थिर रखना अर्थात उसमें एक स्थिरता लाना। यानी जिस चर के द्वारा, जिस प्रणाली के द्वारा हमें रिस्पांस को लेना है, कार्य की सिद्धि करना है, उसको कुछ समय के लिए स्थिर रखा जाए। तो अगर हम स्वतंत्र चर के समस्त मूल्यों पर, यानी स्वतंत्र चर अर्थात जो उस प्रणाली को पूरा करने के लिए हम लागू करने जा रहे हैं, जिन चरों का चयन किए हैं, जिन लोगों को उसमें नियोजित किए हैं, ऐसे लोगों को स्थिर अगर रखा जाता है कि आप ही लोगों के द्वारा इन कार्यों को करना है, आप ही लोगों के द्वारा इन चीजों का मानदंड अपनाना है, आप ही लोगों के द्वारा इन लोगों को दिशा निर्देश देना है, ऐसी चीजों को हम स्वतंत्र चर कहते हैं। इन चरों को क्या करें? स्थिर कर दें, अर्थात उसमें से एक संख्या डिसाइड कर दें, 2 की, 4 की, 6 की, 10 की, जो हमें आवश्यकता है, और उसी आवश्यक नियंत्रित लोगों के द्वारा ही हम कार्य को अगर आगे बढ़ाते हैं तो उसे हम कहते हैं आकस्मिकरण, रैंडमाइज्ड मेथड। दूसरा होता है इसमें स्वतंत्र चर के समस्त मूल्यों पर उपयुक्त चर को समान करना। इसका प्रायः था जो स्वतंत्र चर के समस्त मूल्य हैं, टोटल जो वैल्यूज हैं, उन वैल्यूओं को हम उपयुक्त चर को समान रखें। उपयुक्त चर का प्रायः था उसके किसके द्वारा इन चरों की जो मूल्य हैं वे हमेशा बने रहेंगे। जैसे अगर ये कहा जाए कि प्रशंसा और पुरस्कार के द्वारा सीखने की क्षमता को बढ़ाया जा सकता है, इसमें 2 चर क्या हो गए? एक प्रशंसा, दूसरा पुरस्कार, और तीसरा क्या हो गया? अधिगम की क्षमता। माने अधिगम क्षमता तभी बढ़ेगी, तो अधिगम क्षमता या आश्रित चर है, जो पुरस्कार और प्रशंसा है ये स्वतंत्र चर हैं। अगर इन स्वतंत्र चरों में अर्थात पुरस्कार और प्रशंसा की चीजों को उपयुक्त रूप से स्थिर बना के रखा जाए, चरों को क्या करें? स्थिर करते हैं। और दूसरा क्या होता है कि माने हमें हर स्थिति में पुरस्कार देना है, अच्छे रिस्पांस मिलने पर हमें उनकी प्रशंसा करना है, उनको रेनफोर्समेंट देना है, उनकी फीडबैक को बताते हैं, उनके अंदर सुधार को लाना है। इसे हम कहते हैं कि इसको स्थिर पहले करिए। जो कार्य करना है, पुरस्कार और प्रशंसा, इन चीजों को आश्रित जो हमारे स्वतंत्र चर हैं, जिसके आधार पर हम उद्दीपन दे रहे हैं, स्टिमुलस दे रहे हैं, और उस स्टिमुलस के आधार पर जो रिस्पांस आ रहा है अर्थात बच्चे सीखने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, इसको पहले स्थिर रखा जाए। दूसरा होता है कि स्वतंत्र चर के समस्त मूल्यों पर उपयुक्त चर को समान करना, अर्थात जो भी स्वतंत्र चर हैं उनके जितने भी मूल्य हैं, जितने भी उनके वैल्यूज टोटल्स हैं, उनको क्या करें? समान कर दें। अर्थात प्रथम श्रेणी में जितने आ रहे हैं उनको एक समान का पुरस्कार, द्वितीय श्रेणी में जो आ रहे हैं उनको दूसरे प्रकार का पुरस्कार, तृतीय श्रेणी में जो आ रहे हैं उनका एक समान। माने सबके जो पुरस्कार हैं उन पुरस्कारों में भी समानता होनी चाहिए। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन पाने वालों के लिए कैसे पुरस्कार होंगे, उनमें एक समानता, इक्वलिटी होनी चाहिए। द्वितीय श्रेणी में प्राप्त करने वाले लोगों के लिए एक थोड़ा सा कुछ क्वालिटी उसमें कम अधिक करके उनके लिए एक स्थिर किया जाए।
यानी अगर हम मूल्यों को समान कर देते हैं, चरों के जो वैल्यूज हैं और उनको हम एक समान कर लेते हैं, तो उसके आधार पर भी हम चरों का नियंत्रण कर सकते हैं। तो आपने दो चीजों को देखा, एक अनुरूप समूह जो मैच्ड ग्रुप का होता है और दूसरा होता है जो आकस्मिक यादृच्छा। तो यादृच्छता के आधार पर हम क्या करते हैं, उसको तात्कालिक आकस्मिक रूप से हम पोजीशन को संभालते हैं, स्थिति को देखते हुए कार्य करने के लिए आगे बढ़ते हैं और उसी में स्वतंत्र चरों के समस्त मूल्यों पर उपयुक्त चर को स्थिर रख लेते हैं। माने जिस चर के आधार पर स्वतंत्र चर प्रभावित ना हो, जिसके आधार पर उसका जो रिस्पांस आने वाला वो समान हो, इसलिए उसको स्थिर रखा जाता है। उसमें जो भी पुरस्कार के भाव हो, जो भी प्रशंसा के भाव हो, या जो भी कार्य करने के लिए हमने कुछ वस्तुओं का संग्रह किया है, वो एक समान हो, उनको स्थिर रखना चाहिए। दूसरा होता है स्वतंत्र चर के समस्त मूल्यों पर उपयुक्त चर को समान करना, अर्थात जो स्वतंत्र चर है उसका जो टोटल वैल्यू है, जो उसका जो मूल्य है, उन मूल्यों को भी हम समान करें। अर्थात इस प्रकार के क्वालिफिकेशन को, एलिजिबिलिटी को लाने के बाद आप इस कार्य के लिए पर्याप्त हो जाएंगे, क्वालिफाइड माने जाएंगे, योग्य माने जाएंगे। तो इस तरह से हम समूहों का आकस्मिकरण करके उस पर भी नियंत्रण कर सकते हैं। अब आते हैं परिस्थिति जन्य, सिचुएशन रिलेवेंट। इस प्रकार के जो चर हमारे पास बनाए जा रहे हैं, जो चरों का निर्धारण किया जा रहा है, ऐसे चरों को हम नियंत्रित कैसे करें। यहां पर भी आप देखेंगे अनुरूप परिस्थितियां माने मैच्ड कंडीशंस के रूप में होती हैं। यानी परिस्थितियां कैसी हैं, परिस्थितियां कब रहा है, वातावरण कैसा, एनवायरनमेंट कैसा है, क्या सीखने का जो वातावरण है वह उपयुक्त है, क्या लोग सीखने के लिए तैयार हैं, क्या वहां पे शांति है, शोरगुल तो नहीं है, अधिक टेम्परेचर तो नहीं है, लो टेम्परेचर तो नहीं है, लोगों के अंदर जो सीखने की जिज्ञासा है वह उद्दीप्त है या नहीं है। इन तमाम चीजों को हम उसकी कंडीशन को देखकर परिस्थिति के आधार पर भी चरों को नियंत्रित करते हैं, चरों का प्रयोग करते हैं। और किन चरों को प्रयोग करना है, जिन चरों का प्रयोग करना है उन्हीं चरों को, जैसे बहुत से चर हैं, बहुत से उपाय उसके हैं, तो उसमें से कुछ उपायों को ही ग्रहण करना, बाकी को छोड़ देना। तो जिन उपायों को, जिन रास्तों को, जिन मेथड को हम चुनते हैं वही चर होते हैं। तो चर का प्राय होता है कि जिन विधियों के आधार पर आप कार्य करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, हम उन्हीं विधियों को क्या करें, एक साथ एकत्र कर लें, बाकी जो उसके और विधियां उनको एक तरफ कर दो, अलग कर दो। यही नियंत्रण होता है, यही अनुरूप परिस्थितियां। हमारी परिस्थितियां अनुकूल है तो उसके आधार पर किस प्रकार के चरों को लेना, किन लोगों के द्वारा कार्य करना है। परिस्थितियां थोड़ा विपरीत है तो हमें वहां पर क्या करना है, तो वह तात्कालिक अवसर को देखते हुए, उस प्रकार के वातावरण को देखते हुए हमें जो कुछ भी कदम उठाना पड़ता है वे सब क्या है, अनुरूप परिस्थितियां हैं। यानी मैच्ड कंडीशंस के आधार पर हमें कार्य को कैसे करना है, उसके लिए भी एक समूह और भिन्न समूह, अर्थात दो प्रकार से हम इसको भी नियंत्रित कर सकते हैं। एक समूह की जो विधि होती है उसमें हम वही विधि प्रयोग करते हैं जो प्रयोजनजन्य विधि में आपने देखा, हमारे ये स्वतंत्र चर जो होते हैं ये स्वतः ही नियंत्रित होते हैं, प्रासंगिक चर स्वतः ही नियंत्रित होते हैं। लेकिन जो भिन्न समूह होता है इसमें भी हमने अब तक जो प्रयोजनजन्य चीजों को देखा, अर्थात जो स्वतंत्र चर हैं इनके समस्त मूल्यों को उपयुक्त चर को स्थिर करके या स्वतंत्र चर के समस्त मूल्यों पर उपयुक्त चर को समान करके हम इसे नियंत्रित कर सकते हैं। तो जो चीजें आपने देखा प्रयोजनजन्य की स्थिति में है, जो विधियां हमने यहाँ पर प्रयोग में लाया जिसके आधार पर इसको नियंत्रित करने के लिए फार्मूले को अपनाया गया, ठीक वही चीजें परिस्थिति जन्य माने जो सिचुएशन होती है उसको देखते हुए उसमें एक समूह है तो हम एक समूह के अविकल्प से संबंधित प्रासंगिक चर को नियंत्रित करने के लिए, अर्थात एक समान रूप से उसमें समानता ला देते हैं, एक समूह बना लेते हैं, एक ग्रुप बना लेते हैं जिसमें एक समान लोग रहते हैं, लिंग, जात, वायु, वर्ग इत्यादि के आधार पर आते हैं, तो स्वतः नियंत्रित होते रहते हैं। वहीं पर जो भिन्न समूह होता है वहां पर क्या करते हैं कि जो समूहों का आकस्मिक माने रैंडमाइज्ड दृष्टि से हम इसको नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं। तो चूंकि आपको यहाँ पर प्रयोजन परिस्थितियों को जिसमें अनुरूप और समूहों का आकस्मिकरण दोनों रूप में समझाएगा, ठीक इन्हीं चीजों को हम परिस्थिति जन्य परिस्थितियों में भी लागू करते हैं और चरों का नियंत्रण कर लेते हैं। अब तीसरा आता है अनुक्रम जन्य, सीक्वेंस रिलेवेंट। सीक्वेंस रिलेवेंट का प्राय होता है क्या उसमें जो आप सीक्वेंस दे रहे हो, जैसे किसी चीज को सीख रहे हो, सीखने का प्रभाव क्या है, उस थकान पर आता है, फिर थकान का प्रभाव किस पर आता है,
कार्य करने की संतुष्टि पर आता है कि आप संतुष्ट कितने हो। तो जो एक क्रम होता है किसी चीज को सीखना, सीखने में गलतियां करना, सुधार करना, फिर उससे थकावट आती है, मानसिक भी आती है, शारीरिक भी आती है, फिर उसके आधार पर आप पर प्रभाव क्या पड़ रहा है, इन तमाम प्रभावों को देखते माने एक जो उसका सीक्वेंस होता है, उसी सीक्वेंस के आधार पर जब हम कार्य को करते हैं, चरों को जब उसमें प्रयोग करते हैं, जैसे पढ़ते पढ़ते बच्चे जब थक जाते हैं तो एक चर होता है बच्चों को पढ़ाना। कैसे पढ़ाना, उनकी एक घंटी पीरियड बनाई जाती है, प्रत्येक पीरियड को प्रत्येक विषय से उसको रिलेटेड करके पढ़ाया जाता है। लेकिन एक ऐसी स्थिति आती है कि बच्चे जब 3 4 6 पीरियड पढ़ लेते हैं तो थक जाते हैं, तो वहां पर क्या करना चाहिए, कहते हैं कि अनुक्रम जन माने जो थकान आ गई है, थकान को दूर करने के लिए हम एक अलग चर का प्रयोग करते हैं। चर क्या होता है, खेल। बच्चों को खेल में लगा दो, उनको यार दूसरा चर कहानी होता है, कुछ कहानियां सुनाना शुरू कर दो। ऐसे बच्चों के अंदर उन कहानियों को सुन करके उनकी इच्छा के अनुरूप चीजों को प्राप्त करके, खेल कूद करके जो थकावट की चीजें थी, जिससे थके हुए थे, वो थकान समाप्त हो जाती है और वे पुनः पूरी ऊर्जा के साथ तैयार हो जाते हैं और सीखने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो इसी को हम कहते हैं अनुक्रम जन, उसी को हम कहते हैं सीक्वेंस रिलेवेंट, माने कार्य करने की जो विधि होती है वह एक क्रम में होता है। प्रातःकाल हम किसी कार्य को करने के लिए जाते हैं तो हमारे अंदर उत्साह ज्यादा होता है, लेकिन जैसे जैसे हम कार्य को करते जाते हैं, घंटे बढ़ते जाते हैं, शरीर में थकान आती है और थकान का प्रभाव होता है कि धीरे धीरे हम उस कार्य को करने में बिल्कुल अपने को असमर्थ महसूस करने लगते हैं। तो यह एक सीक्वेंस होता है, पहले नहीं थकते हैं, पहले प्रभाव नहीं पड़ता है, बल्कि कार्य को जब करते हैं तो उसका कुछ प्रभाव पड़ता है, जिसके आधार पर थकान आती है, जिसके आधार पर संतुष्टि। आज जो उसके एक क्रम होते हैं, हमें किसके बाद क्या होगा, हम इन सारी चीजों को जानते हैं, अपनी क्षमता को समझ सकते हैं, अपनी कार्य शैली को जान सकते हैं। तो इसको हम अनुक्रम में जन्य अर्थात सीक्वेंस रिलेवेंट कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर भी एक समूह और भिन्न समूह, दो प्रकार की विधियों के द्वारा हम इन प्रासंगिक चरों पर नियंत्रण कर सकते हैं। तो देखिए एक समूह में क्या होता है, इसको जो कंट्रोलिंग करने की बात आती है, वहां पर देखेंगे आप दो विधियां मुख्य रूप से हैं। कौन कौन सी, एक इंट्रा सब्जेक्ट काउंटर बैलेंसिंग, जिसका प्राय होता है अंतर प्रयोज्य सह संतुलन। यानी इंट्रा सब्जेक्ट काउंटर बैलेंसिंग से प्राय है कि एक समूह में हम जो चर होते हैं उनके जो अंतर प्रयोज्य हैं, प्रयोज्य का प्राय होता है जो प्रयोगकर्ता सब्जेक्ट रिलेवेंट आपके पास हैं, जिन चरों को आप प्रयोग में लाने जा रहे हैं, अर्थात प्रयोगकर्ता जिन चरों का प्रयोग करके उन परिस्थितियों पर नियंत्रण करना चाहता है, उसमें जो सहसंतुलन हो, अर्थात उसमें समान आयु वर्ग के लोगों को एक साथ रखे, समान लिंग वालों को एक साथ रखे, इसे हम क्या कहते हैं, इंट्रा सब्जेक्ट काउंटर बैलेंसिंग। अर्थात उनकी आयु को समान करके, उनके जो लिंग स्त्री या पुरुष हैं उनकी विभिन्नता पर इक्वलिटी को देख करके हम यहाँ पर कार्य को करें, या जो फर्स्ट श्रेणी में प्राप्त पास होने वाले हैं उनको एक तरफ, सेकंड वालों को एक तरफ, थर्ड वालों को एक तरफ। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, अंतर प्रयोज्य अर्थात प्रयोगकर्ता इन चरों को, इन वस्तुओं को अलग अलग करके उस पर नियंत्रण कर सकता है। दूसरा होता है इंट्रा ग्रुप, अंतर समूह, अर्थात जहां पर यहाँ पर व्यक्तिगत प्रयोज्य की बातें चल रही थी, वहां पर ये क्या होता है इंट्रा ग्रुप। अब वहां पर क्या, अंतर समूह, अर्थात तो एक समूह बनाता है, कला वर्ग, विज्ञान वर्ग, वाणिज्य वर्ग, एग्रीकल्चर, कृषि वर्ग। ऐसे लोगों में कौन कितनी मेधा शक्ति के साथ है, किस क्षेत्र में मुझे कार्य को करना है। तो जब हम ग्रुप के आधार पर या उसके अंदर जो एक समानता होती है, उन समानता के आधार पर जो वर्ग बनाते हैं, हम उन वर्ग को बना करके भी परिस्थितियों को कंट्रोल में ला सकते हैं, उसके अनुक्रम को सही कर सकते हैं। अब ये जो इंट्रा ग्रुप होता है, अंतर समूह होता है, इसके 3 भाग बन जाते हैं। पहला भाग होता है कंप्लीट काउंटर बैलेंसिंग, अर्थात पूर्ण सह संतुलन। पूर्ण सह संतुलन का प्राय होता है कि यहाँ पर हमें जो कार्य करना है वह पूरी तरह से संतुलित रूप में लेना है। अर्थात जो इंट्रा ग्रुप अंतर समूह की जो सहसंतुलन विधि है, उसके अंतर्गत जो कंप्लीट काउंटर बैलेंसिंग है, इसके आधार पर होता है कि चरों को पूरी तरह से नियंत्रण में लेना। अर्थात जिन लोगों को हमने डिसाइड किया है, जैसे कोई फंक्शन चल रहा है, खान पान की वस्तु किसको कैसे प्रोवाइड करना है, कब देना है, इस पर कंप्लीट काउंटर बैलेंसिंग, यानी इस पर नियंत्रण करना 3-4 लोगों को हम नियुक्त करते हैं उसके आधार पर। दूसरा होता है इनकम्प्लीट, पूर्ण सा संतुलन, कभी कभी अपूर्ण, अर्थात उसमें कुछ लोग अगर थोड़ा सा सहयोग नहीं कर रहे हैं तो उनको हटा दो, अपूर्ण कर दो, चलो इस क्षेत्र को छोड़ो, दूसरे पर ध्यान दो।
जब इस प्रकार से हम काम करते हैं तो वहां पर भी नियंत्रण होता है, वहां पर भी जो सीखने की या कार्य करने की जो क्षमता होती है उसको भी हम नियंत्रित कर सकते हैं, कभी कभी किसी चीज को दे करके, कभी कुछ चीज को हटा करके। तो जब अपूर्ण यानी इनकम्प्लीट काउंटर बैलेंसिंग का मेथड अपनाते हैं तो उसके आधार पर भी जो लोगों के अंदर तमाम प्रकार की इच्छाएं होती है कि लूट खसोट खाने की, प्राप्त करने की इच्छाएं होती है, उसको अपूर्ण कर दो, हटा दो, अपने आप वो बीमारी हट जाएगी, वहां से वो चीजें समाप्त हो जाएंगी और सब लोग नियंत्रण में आ जाएंगे। तीसरा होता है रैंडमाइज्ड यादृच्छिक संतुलन। यादृच्छिक संतुलन का प्राय होता है कि यहाँ पर हमें आकस्मिक रूप से परिस्थितियों को देखते हुए उसका एक सीक्वेंस बनाना है कि पहले कौन करेगा, उसके बाद दूसरा कौन चेक करेगा, तीसरा कौन चेक करेगा, जिससे किसी प्रकार की कोई गलतियां ना हो, कोई फॉल्ट आने पावे और कार्य की सिद्धि में कहीं से भी कोई विसंगति ना आने पाए। इन्हीं विसंगतियों को दूर करने के लिए हमें सीक्वेंस एलिमेंट को अपनाना पड़ता है, जिसके अंतर्गत हम वेरिएबल्स को, चरों को अपने नियंत्रण में रखते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी आवश्यकता के अनुसार हम उनका प्रयोग करते हैं और उस प्रयोग के आधार पर जो चीज हम जानना चाहते हैं, सिद्ध करना चाहते हैं, उसकी सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। अब चीजें आती हैं कि अगर हम इन चीजों को देख लिए तो क्या ये पूर्ण है? तो कहने का प्राय है कि अगर हम प्रासंगिक चरों के नियंत्रण को करते हैं तो चूंकि जो चर होते हैं वो मूल से 3 भागों में आते हैं। एक प्रयोज्यजन्य अर्थात जो प्रयोगकर्ता उससे संबंधित होता है, दूसरा परिस्थितिजन्य अर्थात उस समय की परिस्थितियां कैसी हैं, जिस समय कार्य करने जा रहा है वहां पर नियंत्रण लेना, फिर अनुक्रमजन्य यानी एक के बाद दूसरा, दूसरे बाद तीसरा, तीसरा चौथा कार्य को कैसे सीक्वेंस से देना है। इनमें भी आपने देखा एक समूह और भिन्न समूह के रूप में, माने एक समान जो गुण वाले हैं उनको एक साथ, और जो भिन्न गुण वाले हैं ऐसे उनका दूसरा समूह बना करके हम चरों को नियंत्रित कर सकते हैं, कार्यों को करा सकते हैं, पूर्ण कर सकते हैं। ठीक उसी तरह से जो परिस्थितिजन्य था वहां पर भी आपने देखा कि यहाँ पर मैच्ड कंडीशनिंग के आधार पर एक समूह भिन्न समूह को लागू करके और इन्हीं विधियों का प्रयोग करके हम उसे नियंत्रण में ले सकते हैं। तीसरे को आपने देखा कि जो अनुक्रमजन्य जो सीक्वेंस रिलेवेंट है उनमें भी एक समूह और भिन्न समूह के आधार पर कार्य करने के लिए आगे बढ़ा, जिसमें आपने एक समूह में देखा कि वो जो इंट्रा सब्जेक्ट काउंटर बैलेंसिंग माने अंतर प्रयोग माने प्रयोगकर्ता से संबंधित जो कुछ विषय वस्तु है, जो कुछ भी उससे वेरिएबल्स चर आपने एकत्र किया है, उपकरण किया है, जिसके आधार पर कार्य को करना है, चाहे वह दंड हो, चाहे पुरस्कार हो, चाहे प्रशंसा हो, उसके आधार पर कार्य करना वह इंट्रा सब्जेक्ट है। दूसरा होता है इंट्रा ग्रुप, जब एक समूह बना करके आप कार्य को करते हैं, हाँ इतने लोगों का एक समूह, इनके द्वारा इस कार्य को किया जाएगा, निगरानी की जाएगी, तो उसे इंट्रा ग्रुप कहते हैं। और इंट्रा ग्रुप में भी आपने देखा कि कंप्लीट काउंटर माने जिसके द्वारा कार्य को पूरी तरह से सिद्ध ही कर लेना है। दूसरा होता है इनकम्प्लीट माने जिसके आधार पर अगर कार्य पूर्ण नहीं हो रहा है, कुछ लोगों के द्वारा उसमें कुछ दिक्कतें आ रही हैं, या हम जो चरों या लोगों को डिसाइड को ज्यादा हो रहे हैं तो उसमें अपूर्ण कर दो, कुछ लोगों को हटा लेना। तीसरा होता है रैंडमाइज्ड माने यादृच्छिक आकस्मिक का प्राय होता है, कार्य को तो करना है, सिद्ध तो करना है, लेकिन परिस्थितियां इस समय हमारे अनुकूल नहीं है, तो मुझे इस समय आकस्मिक रूप से यादृच्छिक रूप से कैसे करना है। तो जब हम अपने यादृच्छिकता को माने उसके आकस्मिकता को देखते हुए कार्य को करते हैं, जिसमें सह संतुलन बनाने का प्रयास करते हैं और उस कार्य को करने में समर्थ होते हैं, अर्थात कुछ लोगों को अतिरिक्त रूप से उसमें ला करके सम्मिलित करना, या कुछ लोगों को जो उसमें स्पार्श लोगों को हटा करके कार्य को करना, या आपकी यादृच्छिकता पर है, आकस्मिकता पर आधारित होता है। अब दूसरा होता है अगर समूह भिन्न है, जो वेरिएबल्स हैं वे अलग अलग प्रकार के हैं, तो ऐसे जगहों पर हम क्या काम करेंगे। भिन्न समूह का प्राय होता है कुछ बच्चे हैं, कुछ युवा हैं, कुछ प्रौढ़ हैं, कुछ वृद्ध हैं, ऐसे समस्त लोगों को आपको लेकर के चलना है और सब पर प्रभाव को देखना है, रिस्पांस को लेना है। तो उसके लिए जो विधि होती है कहते हैं समान युगल विधि, यानी इसको नियंत्रण करने के लिए समान युगल विधि माने मैच्ड पेयर टेक्निक। ये ऐसी टेक्निक होती है कि जहां पर हम जैसे बहुत से लोग हैं, परिवार को अगर आप लेते हैं, सदस्यों की संख्या अगर बहुत ज्यादा है, तो वहां पर अगर नियंत्रण करना है, किसी चीज को सामंजस्य में लेना है कि परिवार के सब लोग एक राह रहें, किसी विचार पर अपने विचारों को अच्छी तरह से, समस्याओं पर विचार को खुलकर रखें और उसके आधार पर एक डिसीजन लिया जा सके। तो कहते हैं वहां पर समस्त लोगों के विचारों को जानना, जिन विचारों पर, जिन रुचियों पर, जिन विषय वस्तुओं पर वे उनके भाव समान हो रहे हैं उनको एक साथ लेना, जिन पर वे कुछ ना कुछ अपनी असमर्थता दिखा रहे हैं उनको एक तरफ लेना, यानी उसका एक युगल बनना, पेयर बनाना। जब हम ऐसे पेयर को, यानी बच्चे जो हैं वो किस प्रकार की रुचि रखते हैं,
जो जुआ है वो क्या चाहते हैं, जो प्रौढ़ है वो क्या चाहते हैं, वृद्ध क्या चाहते हैं, महिला क्या चाहती है, पुरुष क्या चाहती है, यानी सबका अलग अलग हम पेयर बना लें और उसके आधार पर कार्य को करें। दूसरा होता है समान समूह विधि। समान समूह विधि का पता था मैच ग्रुप टेक्निक। मैच ग्रुप टेक्निक माने एक ग्रुप बना लो, बच्चों का ग्रुप अलग कर दो, महिलाओं का ग्रुप अलग कर दो, पुरुषों का ग्रुप अलग कर दो, उनके आधार पर उनके खान पान रहन सहन की व्यवस्था, सीखने रुचि इत्यादि से संबंधित उनकी जो सोच है उससे संबंधित चीजों को आप अलग कर लो। तीसरा होता है यादृच्छ समूह विधि। यादृच्छ समूह विधि माने रैंडमाइज्ड। रैंडमाइज्ड का प्राय होता है कि अब आपको यहाँ पर क्या करना है कि जो इच्छाएं हैं, जो आकस्मिकताएं हैं, उस समय जिस तरह से हम कार्य को करना चाहते हैं, परिवार के सदस्यों को हम कुछ ऐसी चीजों को दें कि जिसके आधार पर सब लोग एक तरह हो, एक राय हो जाए, एक विचार हो जाए, आपका सहयोग करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाए। तो वहां पर क्या करते हैं, यादृच्छिकता के आधार पर, रैंडमाइज्ड के आधार पर हम कुछ चीजों को लाते हैं जिसमें सब लोग अपने विचार को एक समान रूप से रखते हैं, वहां पर समानता लाते हैं। ठीक इसी तरह से कक्षा में बच्चों पर नियंत्रण करना है, उनके सीखने की क्षमता को बढ़ाना है, उनके अंदर जो कुछ व्यवहारिक गतिविधियां हैं उनको एक समान लाना है, किसी प्रकार की कोई भी औपचारिकताएं कहीं छूट न जाए। ऐसी चीजों को हमें पूर्ण करने के लिए यादृच्छ समूहविद यानी रैंडमाइज्ड ग्रुप मेथड को अपना करके, उस टेक्निक को अपना करके हम उस कार्य को सिद्ध कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं, जिसके आधार पर सीक्वेंस रिलेवेंट से संबंधित जो चर हैं उन चरों को हम व्यवस्थित कर सकते हैं। तो इसके लिए आपने 3 विधियों को दिखा भिन्न समूह में। एक समान युगल विधि अर्थात परिवार में जितने लोग हैं या कक्षा में जितने भी छात्र हैं उनकी आयु के आधार पर, व्यक्तिगत रुचि के आधार पर, उनकी व्यक्तिगत उपलब्धि के आधार पर, व्यक्तिगत बुद्धि के आधार पर उनको अलग करना, पेयर बनाना। ऐसे लोगों को एक समान बुद्धि को एक साथ, एक समान लिंग वाले को एक साथ, एक समान आयु वालों को एक साथ। उसी तरह से समान समूह विधि यानी एक समूह बनाना कि इस समूह में इतने लोग हैं, इन लोगों की ये आयु है, उनको अलग करना, इनकी बुद्धि इस प्रकार की, उनको अलग करना, इन लोगों की रुचि खेल में, इनको अलग करना, किस प्रकार की कौन सी चीजें जो चाहते हैं, माने उनका एक समूह ग्रुप बना करके। तीसरा होता है यादृच्छ समूह अर्थात आवश्यकता के अनुसार, आकस्मिकता के आधार पर, यादृच्छिकता के आधार पर उनको ग्रुपिंग करना, उस मैच टेक्निक को अपना करके इस समस्या के समाधान हेतु जो अनुक्रम जन्य का जो रिलेवेंट सीक्वेंस का चल रहा है उस पर नियंत्रण करना, कंट्रोल करने के लिए ये विधि बहुत ही उपयुक्त मानी जाती है। अब हम आते हैं कुछ और चीजें हैं जैसे टाउनसेंड, इन्होंने भी इन चरों को नियंत्रित करने के लिए कुछ विधियों को बताया जिसको भी अब तक आपने पढ़ा, उसमें से कुछ विधियां हैं, कुछ इनकी एक दो अलग हैं। जैसे टाउनसेंड के अनुसार जो प्रासंगिक चरों के नियंत्रण की विधियां होती हैं वह पहली होती है बहिष्कार विधि यानी मैच ऑफ रिमूव्ड। इसका प्राय होता है कि बहिष्कार विधि यानी कभी कभी होता है कुछ चीजों को हमें बहिष्कृत करना चाहिए। जैसे जो लोगों के द्वारा, जिस आयु वर्ग के द्वारा हमें सीखने सिखाने में परेशानी महसूस हो रही है, ऐसे लोगों को, ऐसे चरों को आप बाहर कर दो। उसके अतिरिक्त दूसरे चरों को ले लो जो उसमें सीखने की क्षमता रखते हैं, उसके लिए उत्सुक हों। दूसरा होता है परिस्थितियों की स्थिरता की विधि माने जो मेथड ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ कंडीशंस। इसका प्राय होता है कि जो परिस्थितियां आपकी बन रही हैं उसके आधार पर उस परिस्थितियों को स्थिर कैसे किया जाए। तो स्थिरता लाने के लिए हमें जो कदम उठाने पड़े उसको उठाना चाहिए, अर्थात जिन चरों के द्वारा स्थिरता आ सकती है, जैसे किस आयु वर्ग के बच्चे आपकी उन चीजों को कर सकते हैं। कोई भी आपने टास्क लिया है, कोई आयोजन का कार्य दिया है, किसी फंक्शन में सहभाग करने के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए उनको दायित्व देना चाहते हैं, कहते हैं वहां पर आप परिस्थितियों की स्थिरता को देखिए। माने अगर वहां पर जो परिस्थितियां हैं उसके अनुकूल कौन से लोग उसमें कार्य कर सकते हैं, योगदान दे सकते हैं, उसको पहले आप चयन करिए और उसके आधार पर, उन्हीं चरों के आधार पर, नियंत्रित चरों के आधार पर कार्य को करने से हमें समस्या का समाधान मिल जाता है। तीसरा होता है स्क्रीनिंग विधि माने स्क्रीनिंग मैच्ड मेथड जो होता है यह ये बताता है कि कभी कभी हमें एक प्रकार की गुणों से युक्त चीजों को ढूंढने के लिए हमें कोई ना कोई परीक्षाएं करानी पड़ती हैं। थोड़ा सा लॉन्ग मेथड होता है, इसमें प्रयोजों की संख्या अधिक होनी चाहिए, इसमें सदस्यों की संख्या जितनी अधिक होती है उतने ही अधिक रूप से हम किसी एक स्क्रीनिंग मेथड माने कोई एक ऐसी विधि अपनाएं जैसे वस्तुनिष्ठ परीक्षा के द्वारा लोगों के अंदर की बौद्धिक क्षमता को अर्जित करना या उनके पाठ्यक्रम विषयगत जो विषय वस्तु दी गई है उसमें उनकी उपलब्धता क्या है इसको निश्चित करना, डिसाइड करना। तो यहाँ पर
हम जब परीक्षा को लेते हैं तो उसमें से कुछ बच्चे बहुत हाई इंडेक्स को प्राप्त करते हैं, कुछ लोग प्राप्त करते हैं, कुछ मीडियम बनाते हैं। तो इस प्रकार से उनको हाई में, जैसे मान लो 10 लोग आ गए तो उन 10 को पुनः परीक्षा में लेकर के पुनः स्क्रीनिंग करना, पुनः टेस्ट करना, उसमें से छांटना, यानी उसमें से सबसे अच्छा कौन है, सर्वोत्कृष्ट कौन, एक्सीलेंट कौन है, इन चीजों को छांटना यह स्क्रीनिंग मेथड के द्वारा ही संभव हो पाता है। माने एक समान रूप से एक ऐसी परीक्षा कराई जाए, एक ऐसा वहां पर कोई टेस्ट रखा जाए जिसके आधार पर जो लोग उसमें क्वालिफाई होते हैं वे योग्य माने जाएंगे, उनका एक ग्रुप बन जाएगा, उस पर हम नियंत्रण करके उस कार्य को करेंगे। तीसरा होता है, चौथा है सह संतुलन विधि, माने काउंटर बैलेंसिंग मेथड। काउंटर बैलेंसिंग मेथड का प्रयोग होता है कि जो संतुलन बनाने की बात चल रही है, जो उसमें बैलेंसिंग करनी है, तो बैलेंसिंग करना तो बहुत जरूरी था, अर्थात चरों को अगर हम समान रूप से नहीं लेकर के चलते हैं तो उसके जो परिणाम होते हैं वे उतने अच्छे नहीं आ पाते हैं। इसलिए जब किसी भी समस्या के समाधान के लिए हम चरों को नियंत्रित करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो जब तक चर हमारे नियंत्रण में नहीं होंगे, जब तक उसमें संतुलन नहीं होगा, तब तक नियंत्रण कोई बात नहीं हो सकती। इसलिए एक आय वर्ग के लोग हैं तो उनको एक साथ कर दो, भिन्न आय वर्ग वाले हैं तो उनको एक साथ कर दो, स्त्री हैं तो उनको एक साथ करो, पुरुष हैं तो एक साथ करो, वृद्ध हैं तो उनको एक साथ करो, यानी इनका एक अलग अलग ग्रुप बना करके हम वो संतुलन बना सकते हैं, अर्थात उस कार्य को सिद्ध कर सकते हैं। पांचवा इन्होंने दिया कि यादृच्छ, रैंडम मेथड, यानी यादृच्छिकता की विधि, आकस्मिकरण की विधि क्या होती है, यानी कार्य को देखते हुए, समस्या को देखते हुए हम उन्हीं चीजों को लागू करें जिसके आधार पर अच्छा रिस्पांस प्राप्त हो सके, यानी जैसा समय, जैसी परिस्थिति, जैसा लोग चाहते हैं उसके अनुरूप हम अपने कार्यों में बदलाव लाएं, और उसके आधार पर अगर हम कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से हमें सफलता की प्राप्ति होती है, हमें सिद्धि मिलती है, हमारी परिकल्पना, हाइपोथेसिस वह वैध होती है, वह विश्वसनीय होती है, उसमें वस्तुनिष्ठता पाई जाती है। इस तरह से आपने आज प्रासंगिक चरों का नियंत्रण, कंट्रोल ऑफ रेलेवेंट वेरिएबल्स के विषय में सीखा। आपने क्या देखा, सारांश रूप में आप देख लीजिए। यानी जो प्रासंगिक चर होते हैं ये मूल रूप से 3 इनका वर्ग होता है। पहला वर्ग प्रयोजनजन्य का होता है जिसे हम सब्जेक्ट रेलिवेंट कहते हैं, दूसरा जो है परिस्थितिजन्य होता है, सिचुएशनल रेलिवेंट होता है, और तीसरा अनुक्रमजन्य, सीक्वेंस रेलिवेंट होता है। इन तीनों वर्गों में हमें रेलिवेंट वेरिएबल्स को नियंत्रित करना है, जिसमें एक समूह और भिन्न समूह, 2 प्रकार के समूह बना लेते हैं। एक समान जो होते हैं उनको हम एक साथ नियंत्रित करते हैं, जो भिन्न स्वरूप वाले होते हैं, समूह वाले तो उनको अलग से कर लेते हैं। यानी 2 प्रकार के, एक समूह जो समान रूप से है और दूसरा जो जिसमें विभिन्नता है, इसका भिन्न समूह के रूप में हम इनका एक एक करके 2-2 परीक्षण लेते हैं। पहले परीक्षण एक समूह में हम प्रासंगिक चरों को देखते हैं तो स्वतः नियंत्रित होते हैं, क्योंकि इनके अंदर एक समानता होती है। जो भिन्नता होती है उसी में हमें देखना, अगर एक विचार वाले हैं तो वहां पे कोई दिक्कत, लेकिन अगर भिन्न विचार है तो हमें दिक्कत होती है। सबको एक साथ मनाना, सबको साथ लेकर के चलना, तो भिन्न समूह में ही ज्यादा समस्याएं होती है। तो भिन्न समूह में यहाँ पर क्या था, प्रयोजन, यानी अनेक लोगों की क्या क्या सोचे हैं उसके आधार पर अनुरूप मैच करना, यानी एक आय वर्ग के लिए एक प्रकार की सोच वालों को एक साथ रखना और अलग सोच रखने वालों को अलग करना। इसमें भी जो समूहों का आकस्मिकरण होता है, इसमें स्वतंत्र चरों को नियंत्रित करने के लिए मूल रूप से होती है कि उसको उसी पर स्थिर कर देना और स्वतंत्र चरों को उनके मूल्यों के आधार पर समान कर देना। अगर इस प्रकार से स्थिरता और समानता 2 विधियों को हम अपनाते हैं, अर्थात एक आय वर्ग के लोगों को एक साथ, एक प्रकार की रुचि रखने वालों को एक साथ नियंत्रित करके, तो इस प्रकार से आकस्मिकरण की विधि, यादृच्छिकता की विधि, रैंडमाइज्ड की जो मेथड है कंट्रोलिंग का, यह आपका बहुत ही सफल हो जाता है। इस तरह से चरों को हम नियंत्रित कर सकते हैं। फिर वही चीजें आप देखेंगे परिस्थितिजन्य में भी जो मैच्ड कंडीशंस होती हैं, जो अनुरूप परिस्थितियां बनती हैं, उसमें भी आप एक समूह भिन्न समूह बना करके इसको कंट्रोल करते हैं, जिसमें एक समूह में हम इन्हीं विधियों को अपनाते हैं, अर्थात एक समान स्वरूप वाले हैं, इसलिए इसमें उनके अंदर नियंत्रण करने की स्वतः क्षमता आ जाती है, ऐसी कैपेसिटी आ जाती है, यहाँ पर ज्यादा प्रयोगकर्ता को परेशानी होने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा होता है भिन्न समूह, अर्थात जो प्रविधियां आपने यहाँ पर आकस्मिकरण के रूप में लिया था, प्रयोजनजन्य के रूप में लिया था, अर्थात स्वतंत्र चरों के मूल्यों को स्थिर रखना, स्वतंत्र चरों के जो मूल्य हैं उनको समान करके इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तीसरा जो होता है अनुक्रम सीक्वेंस रेलिवेंट, इसमें आपने देखा कि इसमें एक समूह भिन्न समूह, यहाँ पर एक समूह में इंट्रा सब्जेक्ट काउंटर बैलेंसिंग, माने अंतर प्रयोज को लेकर के, माने प्रयोजकर्ता जो है, जो प्रयोग करने वाले हैं, ऐसे लोगों में एक संतुलन बनाने की भावना,
अर्थात उन्हें समानता ला करके उनके द्वारा कार्य करने की जो एक तरीका है उसमें एक इक्वलिटी ला करके। दूसरा होता है इंट्रा ग्रुप, अर्थात उनका एक ग्रुप बना करके, समूह बना करके, एक समान रुचि वालों को, एक समान बुद्धि वालों का एक समूह बना करके हम उसको कार्य को कर सकते हैं। और इसमें भी इंट्रा ग्रुप में जो अंतर समूह होता है इसके भी 3 भाग होते हैं। एक कंप्लीट काउंटर बैलेंसिंग होता है, माने पूर्ण साथ संतुलन, जिसके आधार पर पूरी तरह से सहयोग की भावना होती है, पूरी तरह से कार्य करने की उसके अंदर क्षमता होती है कि अगर ये चीजें हम इसमें डालते हैं, इन चरणों का प्रयोग करते हैं तो कार्य पूरी तरह से सिद्ध हो जाएगा, जैसे पूर्ण साथ संतुलन कहते हैं। इनकम्प्लीट अपूर्ण बैलेंसिंग का मतलब होता है कि उसमें से अगर कुछ चीजों को निकाल लिया जाए तब भी कार्य हो सकता है, तो उसमें से हम कुछ चीजों को अपूर्ण कर देते हैं, अर्थात बाहर कर देते हैं, जहां पर देखते हैं कि आप बहुत ज्यादा चीजें हम प्रयोग में ला रहे हैं, इससे कम में भी कार्य की सिद्धि हो सकती है, तो उसमें से कुछ चीजों को इनकम्प्लीट कर दो, निकाल लो। इस तरह से भी अपूर्ण सहसंतुलन बन सकता है। और इसी में तीसरा होता है रैंडमाइज्ड यादृच्छिक सहसंतुलन। रैंडमाइज्ड का प्राय होता है कि अब हम प्रयोगकर्ता अपने परिस्थिति के आधार पर, अपने सीक्वेंस के आधार पर कार्य को कैसे कर रहा है, एक स्टेप से दूसरे स्टेप, तीसरे स्टेप पे कैसे बढ़ रहा है, उस स्टेप पर अपनी इच्छा के अनुसार संतुलन बना सकता है। इसी तरह से जो इसमें क्रमजन्य में भिन्न समूह होता है, इसमें भी आपने 3 विधियों को देखा। एक समान युगल विधि होती है, मेरिट पेयर विधि। मेरिट पेयर विधि का प्राय होता है कि इसमें जितने भी लोग हैं, जितने भी सदस्य हैं, उन समस्त सदस्यों में से एक एक गुणों को लेकर के उनको पहले अलग करना, यानी उनकी उम्र के आधार पर, उनकी रुचि के आधार पर, उनकी बुद्धि के आधार पर, उनकी उपलब्धि के आधार पर, उनके व्यक्तित्व के आधार पर, उनके सृजन शक्ति के आधार पर हम पहले अलग अलग कर लें, और एक समान बुद्धि वालों का एक युगल पेयर बना लें, एक समान रुचि वालों का अलग पेयर बना लें, एक समान आयु वालों को एक अलग पेयर बना, जोड़ा बना लें, यानी जोड़ा की विधि होती है, युगल की विधि होती है, जिसमें समानता देखी जाती है। दूसरा होता है समान समूह। अब क्या होता है, हम अब तक व्यक्तिगत रूप में चल रहे थे, अब समूह बना लें, यानी इस आय वर्ग के लोगों के अंदर इतनी बुद्धि होनी चाहिए, इस आय वर्ग के लोगों की रुचि इन चीजों में अच्छी होनी चाहिए, इसका एक समूह बना करके हम मैच्ड ग्रुप पेयर टेक्निक को अपना सकते हैं। तीसरा होता है यादृच्छिक समूह विधि, अर्थात रैंडमाइज्ड ग्रुप टेक्निक मेथड, यानी यहाँ पर यादृच्छिकता के आधार कौन से लोग उस चीज को करने के लिए स्वेच्छा से तैयार हो रहे हैं, जिसको हम उसमें लागू करते हैं, कंट्रोल में लेते हैं, बैलेंस बनाने का प्रयास करते हैं, तो उसमें सहयोग देंगे। तो यहाँ पर 3 विधियां हैं, समान युगल विधि, समान समूह विधि और यादृच्छिक समूह विधि। अंतर क्या है, इसमें व्यक्तिगत रूप से युगल विधि में पेयर बना जाता है उनके गुणों के आधार पर। समूह विधि अर्थात जब बहुत से लोग एक ही गुण वाले होते हैं, वहां समूह के आधार पर। यादृच्छिक का प्राय होता है कुछ में आकस्मिकता को देखते हुए, परिस्थिति को देखते हुए, उस समय की क्या परिस्थितियां हैं, उसके आधार पर जो कुछ भी कार्य करने के लिए समूह का निर्धारण किया जाता है, उसके आधार पर कार्य को करना। टाउनसेंड ने बताया 5 विधियों को, जिसमें बहिष्कार विधि अर्थात मैच रिमूवल का, यानी ऐसी विधियों, जिस ऐसे लोगों, ऐसे चरों जिनके द्वारा कुछ ना कुछ हमें डाइवर्टेशन मिलता है, कुछ ना कुछ दिक्कतें होती हैं, ऐसे चरों को बहिष्कृत कर दो। जैसे सीखना है, उसके लिए शोर उसको प्रभावित करता है, वह एक विपरीत कारक होता है, यानी घंटी की आवाज को सुन करके बच्चे पढ़ने के लिए उठते हैं, लेकिन अगर वहीं पे गाड़ी घोड़े इत्यादि आते हैं तो वहां पर उनको सीखने में कहीं ना कहीं बाधा आती है। इसके लिए क्या होता है, अगर एक छोटी सी मधुर ध्वनि दी जाती है तो बाहरी आवाज वहां पर रुक जाती है, जिससे वो सीखने में समर्थ हो पाता है। इसलिए बहिष्कार विधि माने जो बाहरी आवाज है उसको कैसे रोका जाए, जिससे उसकी की क्षमता प्रभावित ना हो, उसके लिए हम कुछ ना कुछ उपाय करें। तो जिन चीजों को हम बहिष्कृत करते हैं, जिसके आधार पर हम कार्य करके अपने चरों को नियंत्रित करने में सफल होते हैं अर्थात सिद्ध प्राप्त करते हैं, उसको हम बहिष्कृत विधि कहते हैं। दूसरा आता है परिस्थितियों की स्थिरता की विधि, यानी जो सिचुएशंस हैं उनकी पहले देखें कि उसके अंदर कॉन्स्टेंसी कैसी है, स्थिरता कितनी है, क्या इस प्रत्येक परिस्थिति से क्रोध है, भावना है, इन सब परिस्थितियां चेंज होती रहती हैं। तो प्रत्येक परिस्थितियों में कोई चेंजिंग ना होने पावे, उसमें कॉन्स्टेंसी बनी रहे, इस चीज को स्थिर करके भी हम उन चीजों को सीख सकते हैं, कर सकते हैं, कंट्रोलिंग कर सकते हैं। स्क्रीनिंग विधि का प्राय होता है कि जहां पे बहुत से लोग हैं, ऐसे लोगों को एक समान रूप से कोई टेस्टिंग करा लिया जाए, परीक्षण करा जाए और उसके आधार पर चरों को अलग अलग कर लिया जाए। तीसरा होता है संतुलन विधि माने काउंटर बैलेंसिंग मेथड। इसमें होता है कि अधिक से अधिक बैलेंसिंग संतुलन बनाने का प्रयास किया जाए, यानी जिससे चरों में किसी प्रकार का व्यतिक्रम ना हो, किसी प्रकार का अवरोध ना हो, वे जिन चीजों के लिए लगाए जा रहे हैं उस कार्य को करने में समान रूप से सहयोग दें। पांचवा होता है यादृच्छिक रैंडमाइज्ड मेथड, यानी यादृच्छिकता को देखते हुए, आकस्मिकता को देखते हुए कार्य करने की जो प्रणाली अपनाई जाती है वह
उस कार्य की दृष्टि से, उस अनुक्रिया या रिस्पांस की दृष्टि से कितना सफल हो रहा है, हम उसके अनुरूप जो कुछ भी योजना बनाते हैं, प्रोजेक्ट प्लानिंग तैयार करते हैं, उसको भी उसमें लिया जाना आवश्यक है। तो इस तरह से आज आपने सीखा प्रासंगिक चरों का नियंत्रण कैसे करना है, उसमें प्रयोजन परिस्थितियों कैसे नियंत्रित करना है, परिस्थितिजन्य परिस्थितियों में किस प्रकार से चरों को नियंत्रित करना है, अनुक्रम जन्य परिस्थितियों में किस प्रकार से प्रासंगिक चरों को नियंत्रित करना है। तो अगर इस वीडियो को आप अच्छी तरह से देखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे, तो निश्चित है कि इससे जो भी कुछ आपको सहयोग मिलेगा वह आपकी परीक्षाओं में बहुत ही उपयोगी होगा। तमाम प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के लिए इसमें एक ही वीडियो में बहुत अधिक विस्तृत चीजों को स्पष्ट रूप से समझाने का प्रयास किया गया है। अगर एक वीडियो को देखते हैं तो ये दावा है कि आपके यूजीसी नेट, चाहे वह टेट हो, चाहे टीजीटी पीजीटी हो, इसमें से आप बहुत क्वेश्चन ऐसे होंगे जो प्राप्त होंगे जिसको सॉल्व करने में आपकी सहायता कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, इस पर कमेंट करें, इसे अधिक से अधिक शेयर करें, और चैनल से अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और शोध से संबंधित, शिक्षा की तकनीकी से संबंधित, शिक्षा के मनोविज्ञान से संबंधित, कुछ विषय वस्तुओं के शिक्षण से संबंधित एक अच्छे विषय वस्तु कैसे प्रस्तुत करना है, इन तमाम चीजों की जो विधियां बताई जा रही हैं, अगर इस सारी चीजों को आपको तुरंत जानना है, उसके नोटिफिकेशन को प्राप्त करना है, तो बेल आइकॉन जो घंटे का निशान दिखाई पड़ रहा है उसको दबाएं।